जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा संस्थान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले हमने गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल इनसे संबंधित प्रश्नों के वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं प्राचीन शिक्षा पद्धतियों एवं शिक्षा संस्थान से संबंधित प्रश्नों के साथ। शिक्षा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल। दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ। इससे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा शब्द कैसे अस्तित्व में आया है, यानी शिक्षा शब्द किससे बना है। तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। द्विज के अधिकारिणी कौन होते थे? यानी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारिणी कौन होते थे? तो ये होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? मानव जाति का जो प्रथम ग्रंथ था, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और ये विज्ञान वेद भी कहलाता है। ऋग्वेद में किस मंडल में क्या लिखा है या क्या मिलता है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, तो हम देखते हैं। जो मुख्य मुख्य हैं उनको देख लेते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सबसे प्राचीन मंडल है जो वरुण देवता को अर्पित है। यानी जो 7वां मंडल है उसके बारे में बताया है कि ये प्राचीन मंडल है और वरुण देवता को अर्पित है। 9वां मंडल है उसमें सोम देवता की स्तुति की जाती है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी जो वर्ण व्यवस्था है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। आगे के प्रश्नों में हम देखते हैं पुरुष सूक्त क्या है। ये वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत। वैदिक काल के समय जो राष्ट्रीय गीत था वो था पुरुष सूक्त। अस्तो माह सदगम्य, ये राष्ट्रीय गीत गाया जाता था। कौन से वेद में किस बात का उल्लेख मिलता है? तो हम यहाँ जो वेद है उनके बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, यानी यहाँ यजुर्वेद के बारे में ही पूछा जा रहा है कि जो यजुर्वेद में है उसमें क्या उल्लेख है। तो जो यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सतपथ ब्राह्मण सांडिल्य द्वारा रचित है। शुक्ल वेद के बारे में बताया जा रहा है कि ये सतपथ ब्राह्मण द्वारा रचित है। और जो ये कृष्ण यजुर्वेद है इसमें काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता प्रमुख है। उसके बाद सोमदेव, ऋग्वेद हमने पहले देख लिया, फिर देखा यजुर्वेद। अब हम देखते हैं सोमदेव के बारे में। तो सोमदेव ये मंत्रों का वेद है, इसमें मंत्र है, संगीत वेद कहलाता है और 75 मौलिक मंत्र है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो लोक परंपराओं से संबंधित कर्मकांड की दृष्टि से महत्वपूर्ण लौकिक विषय या विषय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में था। उससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं ओम और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ओम और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है गोपत ब्राह्मण में। गोपत ब्राह्मण में मिलता है ओम और गायत्री मंत्र का उल्लेख। वर्तमान में अथर्ववेद का एकमात्र यही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। जो अथर्ववेद है उसमें से जो मिलता है वो केवल गोपत ब्राह्मण ही मिलता है और जिसमें ओम और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। शिष्यों के कौन कौन से प्रकार है? जो शिष्य थे शिक्षा प्राप्त करने वाले, तो उनके कौन कौन से प्रकार थे? तीर्थकाक सबसे पहला है। तीर्थकाक ऐसे शिष्य जो गुरु बदलते रहते थे, यानी उनके एक निश्चित गुरु नहीं होते थे, वो अपने हिसाब से गुरु बदलते रहते थे। दूसरे थे अंत्यवासी। जो अंत्यवासी थे वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और पितुरंतेवासी जो अपने घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी पितुरंते जो पिता के घर पर ही रहते थे और वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ और उनके वेदों के बारे में बताएं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है और वेद है उनके बारे में देखते हैं। ऐत्रेय, कौशितिकी, पंचविंश, जैमिनीय, षड्विंश, शतपथ, तैत्तिरीय और गोपत ब्राह्मण। तो ये सब हम जानते हैं, ये पुराने जो वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम हैं। वैदिक काल में
वैदिक काल में किस प्रकार के शिक्षक थे? हमने शिष्य के बारे में जाना, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार के थे। तो शिक्षक थे धोरा अध्यापक। धोरा अध्यापक, ये धोरा अध्यापक क्या होते थे? कठोर स्वभाव वाले होते थे धोरा अध्यापक। तो हमें याद रख सकते हैं इनको, जैसे धोरा से धार समझ लेते हैं। धार होती है कोई जो लोहे के औजार होते हैं उनकी धार होती है तीखी, तो अध्यापक भी धोरा से हम कठोर स्वभाव वाले याद रख सकते हैं। उसके बाद है काष्ठा अध्यापक। काष्ठ होती है लकड़ी, तो नम्र, इसमें नम्र स्वभाव वाले शिक्षक होते हैं। काष्ठा अध्यापक नम्र स्वभाव के होते हैं। उसके बाद अत्या अध्यापक, जो रटने पर बल देते हैं। आगे देखते हैं गुरु दक्षिणा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो गुरु दक्षिणा का प्रमाण प्राप्त होता है कालिदास के रघुवंशम से। जो ये नाटक है इसमें गुरु दक्षिणा के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के अंग बताइए। तो वेदों के अंग देखते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षाकल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये हैं वेदों के अंग। अगला प्रश्न है वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? वेदोत्तर, वेदों के बाद, उत्तर यानी बाद में, संस्कृत साहित्य की जो सबसे पहली रचना थी वेद के बाद, तो वो थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। ये वेदों के बाद सर्वप्रथम लिखी गई रचना है। उपवेद कितने प्रकार के हैं? तो जो वेद हैं उसके बाद आए उपवेद। तो उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये हैं उपवेद के प्रकार। उपनिषद में क्या वर्णित है? तो उपनिषद में वर्णित है भगवान स्वयं जिसका वरण कर ले वही उसे प्राप्त कर सकता है। यानी भगवान जिससे प्रसन्न हो जाए वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? जो गीता के उपदेश है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ईश उपनिषद में। आगे हम देखते हैं उत्तर वैदिक दर्शन के बारे में। जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और मूल ग्रंथ कौन सा है इनका? न्याय सूत्र। तो ये न्याय दर्शन के बारे में था। अब वैशेषिक दर्शन के बारे में देखते हैं। इसके प्रवर्तक है कणाद और मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक के नाम पर ही है और यहाँ भी न्याय के नाम पर ही न्याय सूत्र है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद और मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक है कपिल और मूल ग्रंथ है सांख्य सूत्र, कपिल मुनि है ये। योग दर्शन प्रवर्तक पतंजलि और मूल ग्रंथ है योग सूत्र। योग दर्शन है तो योग सूत्र इनका मूल ग्रंथ है। उसके बाद मीमांसा, इसके प्रवर्तक है जैमिनी। मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी और मूल ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण। बादरायण भी मिलता है कई जगह, ये बादरायण है। मूल ग्रंथ वेदांत सूत्र। प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है मत्स्य पुराण को। बौद्ध धर्म में इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत्त पिटक को। जो त्रिपिटक है उसमें से एक है सुत्त पिटक, जिसे इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा गया है? जो नागार्जुन है उनके बारे में क्या कहा गया है? तो उनको भारतीय लूथर कहा गया है, वह भारतीय आइंस्टाइन भी उन्हें ही कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारतीय आइंस्टाइन? नागार्जुन को। देखो प्रश्न जो आंसर बताया जा रहा है उसमें से भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, तो हमें प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से प्रमुख केंद्र है? जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र है उनके बारे में जानकारी। तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। इसके अतिरिक्त जगतदला भी है। तो हम आगे इनको देखेंगे, इनके बारे में प्रश्न देखेंगे। आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र किस विश्वविद्यालय को माना जाता है? तो देखो अब विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय किसे माना गया है? तक्षशिला विश्वविद्यालय को। ये 4वीं शताब्दी के समय जब यूनानी आक्रमण हुए तो तब इस तक्षशिला, ये जो तक्षशिला है
इसका संसार में सबसे प्रसिद्ध स्थान था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसे चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र भी माना जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अब तक्षशिला के बारे में पढ़ते हैं हम कि ये कहाँ पे है। तो ये है पाकिस्तान के पंजाब ज़िले में रावलपिंडी के पास सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। जो रावलपिंडी के पास सिंधु और झेलम नदियां हैं उनके बीच में है और ऐतिहासिक रूप से ये 3 मार्गों के संगम पर है। यानी वहाँ पर 3 मार्गों का संगम है, उत्तरापथ उत्तर पश्चिम मार्ग और सिंधु नदी मार्ग। तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय अध्ययन की भाषा व विषय क्या थे? यहाँ अध्ययन की भाषा व विषय क्या थे? तो तक्षशिला में शिक्षा के माध्यम की भाषा थी संस्कृत। तक्षशिला में संस्कृत थी और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना है, तक्षशिला में संस्कृत भाषा और लिपि थी खरोष्टी और ब्राह्मी, दोनों लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती थी? कौन से बालक होते थे जिनको शिक्षा दी जाती थी? वो थे राजकुमार, यानी राजकुमारों को ही शिक्षा दी जाती थी और राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता था उन्हें। तक्षशिला विश्वविद्यालय को राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता था। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने वाले 3 प्रकार के विद्यार्थी हुआ करते थे, आचरीय भागदायिक, धम्मंतेवासिक और बाद में शुल्क देने वाले। तो ये 3 प्रकार के विद्यार्थी होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है और कौटिल्य भी है। ये वहाँ के छात्र भी रहे हैं। और आचार्य पद पर भी रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय आया था फाहियान। ये चीनी यात्री था और बहुत समय भारत में रहा। विश्वविद्यालय में शुल्क कितना लिया जाता था? तो शुल्क लिया जाता था 1000 करसापण। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पतन का क्या कारण था? तक्षशिला विश्वविद्यालय के पतन का कारण था कुषाण और हूणों का आक्रमण। यानी ये विदेशी थे, कुषाण और हूण, इन्होंने आक्रमण किया तक्षशिला पर। तो 4वीं और 6वीं शताब्दी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण और विख्यात प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था तक्षशिला। उसके बाद कुषाणों और हूणों का आक्रमण हुआ और इसका पतन हुआ। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का अर्थ बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा शब्द है जो संस्कार शब्द से बना है। नालंदा संस्कार शब्द से बना है। नालम प्लस दा, नालम का अर्थ होता है कमल अर्थात ज्ञान और दा का अर्थ होता है देना। तो कमल देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली। जो विद्यालय या स्कूल या जो भी जगह है वो ज्ञान देने वाली जगह। तो ये थी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई महात्मा बुद्ध के द्वारा। और कैसे हुई, यानी स्थापना किस प्रकार से हुई? 500 श्रेष्ठियों यानी व्यापारियों ने मिलकर 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से जमीन खरीदकर बुद्ध को उपहार में दी। यानी किसको श्रेय जाता है? महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा किस विहार का निर्माण कराया गया? तो अशोक द्वारा महाविहार का निर्माण कराया गया। किस विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं? यानी जो और विद्यालय उनके नहीं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो आंसर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र के रूप में कब विख्यात हुआ? तो शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात हुआ शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय 450 से 470 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी 450 से 470 ईस्वी के मध्य हुआ। नालंदा 7वीं शताब्दी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था। यानी शुरुआत तो हो गई 5वीं सदी में ही,
450 से 470 ईस्वी के मध्य में ही, और 7वीं शताब्दी में ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था। तो पूछ लिया जाए एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय 7वीं शताब्दी में कौन सा था, तो वह था नालंदा। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही। एशिया में प्रसिद्ध रहा 7वीं शताब्दी में, उसके बाद इसकी प्रसिद्धि और अधिक फैली और 9वीं से 12वीं शताब्दी के समय यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ, तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं शताब्दी तक तो ये बहुत ही फेमस रहा। उसके बाद 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया, यानी हूण शासक मिहिर कुल द्वारा किया गया। इस पर आघात सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले किया प्रथम आघात हूण शासक मिहिर कुल द्वारा। उसके बाद 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण हुए और बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो उस समय आया था हेनसांग। तक्षशिला के समय आया फाहियान और चीनी यात्री हेनसांग आया नालंदा विश्वविद्यालय के समय। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे, कौन कौन उस समय आचार्य रहे, तो उनके नाम है ये सीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, दिग्नाग, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, आर्यभट्ट आदि इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य रहे। यहाँ से कौन से विद्वान बाहर शिक्षा देने गए, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो आचार्य थे उनमें से कुछ विद्वान बाहर भी गए। तो कौन से विद्वान थे जो उस समय बाहर शिक्षा देने गए, तो वो थे शांति रक्षित और पद्मा संभव नामक बौद्ध विद्वान, जो कहाँ गए, तिब्बत गए। तो देखो नाम ध्यान रखना है और कहाँ गए वो भी ध्यान रखना है। द्वार पंडित का क्या कार्य था, जो द्वार पंडित होते हैं उनके क्या कार्य थे, तो द्वार पंडित भी शिक्षक ही हुआ करते थे, वो भी शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के समय 6 द्वार थे और 6 द्वार पंडित थे, यानी प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पंडित हुआ करता था। तो ये जो 6 द्वार पंडित थे ये सभी शिक्षक थे। ये विद्यार्थियों के प्रवेश से पहले उनकी परीक्षा लेते थे, तो परीक्षा में सफल होने पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था। तो उस समय जब ये परीक्षा लेते थे तो केवल 20 से 30% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण होकर नालंदा में प्रवेश पा सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की क्या विशेषता थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है उसकी विशेषता थी, इसका नाम था धर्मगंज विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय में 9 मंजिल का पुस्तकालय था। ये जो पुस्तकालय है वो 9 मंजिल का था। इसके 3 भवन थे। पहला है रत्न सागर, ये रत्न है, रत्न सागर सबसे पहला है रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। ये पुस्तकालय हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए जगत विख्यात था, यानी कि यहाँ पर हस्तलिखित पांडुलिपियाँ इस पुस्तकालय में मिलती थी। वहाँ संग्रह था हस्तलिखित पांडुलिपियों का और ये विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में आमदनी कहाँ से आती थी, अगर इतने उच्च स्तर पर विद्यालय था तो उसका खर्चा कौन उठाता था, तो गुप्त शासकों की मेहरबानी थी। गुप्त शासकों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों से आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में भग्नावशेषों की खोज किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों की खोज की अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल द्वारा। अब विक्रमशिला के बारे में देख रहे हैं, तो इसकी स्थापना की धर्मपाल ने और 8वीं शताब्दी में बिहार के भागलपुर में। आगे देखते हैं विक्रमशिला का उपनाम क्या था, तो जो विक्रमशिला है इसका एक दूसरा नाम भी था, इसको शिला संगम के नाम से भी जानते थे। तिब्बत के राजा ने विश्वविद्यालय में किसे आमंत्रित किया, जो तिब्बत का राजा था विश्वविद्यालय में किसे आमंत्रित किया, दीपांकर श्रीज्ञान को, दीपांकर श्रीज्ञान को आमंत्रित किया, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान व कुलपति थे। यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे और बहुत श्रेष्ठ विद्वान भी थे, उनका नाम था दीपांकर श्रीज्ञान।
जिनको तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया था, और तिब्बत के राजा के आमंत्रण पर वो तिब्बत गए। वहाँ उन्हें दूसरा बुद्ध कहा गया। यानी दूसरा बुद्ध किसे माना जाता है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम ध्यान रखना है, दीपांकर श्रीज्ञान। ये कहाँ के कुलपति थे, ये विक्रमशिला के कुलपति और विद्वान थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को की शिक्षा दी जाती थी, किस संप्रदाय को शिक्षा दी जाती थी, को है संप्रदाय को शिक्षा दी जाती थी, वज्रयान, हीनयान। जो बौद्ध धर्म की दो शाखा है, महायान और वज्रयान, तो वज्रयान में हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं, उसमें से हीनयान की शाखा है वज्रयान, किस को शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी विक्रमशिला का जो पतन है उसकी जानकारी प्राप्त होती है तबकात-ए-नासिरी से। तबकात-ए-नासिरी, इसमें विश्वविद्यालय के विनाश का वर्णन दिया हुआ है। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम से ध्वस्त कर दिया था, यानी इसे क्या समझा, दुर्ग, और बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। इससे पहले किसको ध्वस्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो कुछ शासक ऐसे ही होते हैं जो दूसरों का बुरा करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में कौन सा विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में वल्लभी विश्वविद्यालय जाना जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अब वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। शिक्षा प्लस व्यापार दोनों कार्य इस विश्वविद्यालय से होते थे। नालंदा का प्रतिद्वंदी कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी जो नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, क्योंकि नालंदा का समय भी वही 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी रहा है और इसका भी 8वीं शताब्दी। तो वल्लभी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी रहा। प्रथम विहार यहाँ किसने बनवाया, तो वल्लभी विश्वविद्यालय के यहाँ प्रथम विहार किसने बनवाया, मैत्रक वंश के शासक के बहन की पुत्री दत्ता ने, यानी मैत्रक राजकुमारी माना जा सकता है इसको, या तो उसकी शासक की बहन तो वो वहाँ की राजकुमारी हो गई, तो पुत्री दत्ता ने, यानी दत्ता नाम था, बौद्ध विहार का निर्माण कराया। वंश कौन सा था, मैत्रक वंश, और उनकी पुत्री दत्ता ने बौद्ध विहार का निर्माण कराया। कब से कब तक विश्वविद्यालय की ख्याति रही, तो इसका समय क्या रहा, इसका समय रहा 7वीं से 12वीं शताब्दी। यही समय किसका रहा, नालंदा विश्वविद्यालय का भी रहा। और पश्चिम भारत में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था, तो ये पश्चिम भारत में था। अब देखते हैं कुछ और छोटे जो विश्वविद्यालय थे उनके बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जगद्दला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो जगद्दला विश्वविद्यालय की स्थापना करी रामपाल ने। रामपाल ने 11वीं शताब्दी में। कर्मकांड संबंधित शिक्षा कहाँ दी जाती थी, कर्मकांड शिक्षा दी जाती थी काशी में, वाराणसी या काशी, कर्मकांड संबंधी शिक्षा दी जाती थी। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय माना जाता है, तो सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है कन्नौज। तो ये थे विश्वविद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हमने लगभग सभी विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया है। तो ये बहुत ही एक तरह से यूँ माना जाए खजाना है, ये वीडियो खजाना है प्रश्नों का। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।